नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो पिछले पाठ में हमारा परिचय हुआ था रॉकेट विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्राचल से, जिसको हम कहते हैं डेल्टा वी या फिर रॉकेट में गति परिवर्तन। और दिलचस्प बात यह है कि हमने देखा कि कैसे रॉकेट यात्राओं का नाप होता है डेल्टा वी द्वारा, न कि दूरी द्वारा। इस पाठ में हम डेल्टा वी का सूत्र देखेंगे कि वो कौन से चलों पे निर्भर करता है और हर एक चल का किस प्रकार से योगदान होता है डेल्टा वी की गणन में। और इस सूत्र को हम कहते हैं रॉकेट सूत्र या फिर रॉकेट इक्वेशन। ये सूत्र आता है हमें एक रूसी अध्यापक द्वारा करीब 130 साल पहले, जिनका नाम था चाइकोव्स्की। तो इसको चाइकोव्स्की रॉकेट इक्वेशन भी कहा जाता है। तो रॉकेट इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन से चलों पे निर्भर करता है। ये काफी कुछ, इसका अंदाजा हमें पिछले पाठ में ही पता चल गया था। तो ये निर्भर करेगा रॉकेट की ईंधन की निकास गति से, और फिर ये निर्भर करेगा कि हम कितना सामान पहुंचा रहे हैं अपने अंतिम मुकाम तक, जिसको हम कहते हैं पेलोड, एमएफ से। और फिर ये निर्भर करेगा कि रॉकेट की प्रारंभिक भार क्या है, जिसमें अधिकतम जो भार है वो ईंधन का ही होता है। तो इस रॉकेट इक्वेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम log x का फंक्शन को समझें, log x के फलन को समझें, और खासकर उसमें हमें यह समझना है कि इस फंक्शन का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जो होता है फंक्शन का, वो हमें यह बताता है कि जैसे जैसे x बढ़ता है तो फंक्शन की बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है। जैसे कि अगर कोई फंक्शन है 2x, 3x, 4x या फिर इसी का कोई रूप है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर n, क्योंकि जैसे जैसे हम x बढ़ाते हैं उसी अनुपात में फंक्शन का भी बढ़ोतरी होती है। जैसे हमने x को दुगना किया तो 4x भी दुगना होगा, अगर हमने तिगना किया तो 4x भी तिगना होगा। इसी प्रकार से अगर कोई फंक्शन है जिसमें x स्क्वायर का रूप आता है तो उसको हम n स्क्वायर का ऑर्डर कहते हैं और वो और तेजी से बढ़ेगा। और इसी प्रकार से अगर x क्यूब आता है, अगर x का घन आता है, तो हम उस फंक्शन को n क्यूब कहेंगे। अगर वो फंक्शन x क्यूब हो या 3x क्यूब हो या फिर 3x क्यूब प्लस 5 या 6, कुछ भी हो सकता है वो फंक्शन, पर अगर उसमें x क्यूब आता है तो हम कहते हैं कि ये, क्योंकि तकरीब ये n क्यूब के बढ़ोतरी से बढ़ेगा जैसे जैसे x बढ़ता है। तो फिर log x कैसे बढ़ता है? अब जैसे कि आप देखेंगे कि अगर मान लो log x to the base 10 है, अगर हमने x बढ़ाया तो log x पे किस प्रकार से वो प्रभावित करेगा। अगर log 10 to the base 10 है, जहां x की वैल्यू हमने 10 ले रखी है, तो उसकी वैल्यू आती है 1, log 10 to the base 10 1 होता है। पर log 20 to the base 10 तो 2 नहीं होता। तो हम क्या देखते हैं कि जो log x फंक्शन है उसका ऑर्डर तो n से भी कम होता है, माने कि अगर आप x को दुगना तिगना करो तो उससे कम ही बढ़ेगा log x का। अगर हमें log x को दुगना करना है तो log 10 to the base 10 की जगह अब हमें log 100 to the base 10 करना पड़ेगा, तब जाके वो दुगना होगा। अगर हमें log x को तिगना करना है तो फिर x को, अगर वो to the base 10 है, तो उसको log 1000 to the base 10 करना पड़ेगा, मतलब कि उसको 100 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके log x तिगना होगा। तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है अगर हमें रॉकेट इक्वेशन को अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि डेल्टा वी बढ़ाना क्यों इतना कठिन होता है, क्योंकि log x का जो फंक्शन है उसको काफी बढ़ाना पड़ेगा अगर आप डेल्टा वी बढ़ाना चाहेंगे। तो इस चीज को नजर में रख के हम इस पाठ को शुरू करते हैं, रॉकेट सूत्र। तो अब हम आते हैं अपने रॉकेट सूत्र पर। तो रॉकेट सूत्र ये है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ई लॉन एम नॉट बाई एम एफ। तो डेल्टा वी जैसे हमें पता है ये हमारा प्राचल है जो बाईं साइड को है इस समीकरण के, और दाएं साइड को हमारे चल हैं, सारे वेरिएबल्स। तो डेल्टा वी हो गया हमारा रॉकेट का गति परिवर्तन, वीई प्रपेलक का निकास गति, और एम नॉट जो है ये है रॉकेट का प्रारंभिक भार, और एम एफ है रॉकेट का अंतिम भार, और लॉन होता है लॉगरिदम टू द नेचुरल बेस, जिसको हम कहते हैं ई, विच इज लॉगरिदम टू द बेस ई। ई की वैल्यू होती है 2.72। अब इसको हम चाइकोव्स्की का रॉकेट सूत्र भी कहते हैं, चाइकोव्स्कीज रॉकेट इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस सूत्र का प्रमाण सबसे पहले दिया था कॉन्स्टेंटिन चाइकोव्स्की ने, जो एक रूसी अध्यापक थे।
और ये दिया था उन्होंने 1897 में इन 1897। अब इसका प्रमाण हम यहाँ नहीं करेंगे। रॉकेट सूत्र को निकालने के लिए कलन विधि की आवश्यकता है, यानी कैलकुलस। ये डायरेक्ट निकलता है गति शक्ति संरक्षण का सूत्र लगा के, का समीकरण लगा के, और फिर उसका इंटीग्रेशन करके। और जिनको दिलचस्पी है इसको सीखने में, वो आप आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगा, या तो फिर किसी भी रॉकेट विज्ञान की किताब में मिल जाएगा। तो दोबारा हम एक बार देख लेते हैं इस अपने सूत्र को। तो कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान में रखें। पहली बात तो ये है, जो VE है अधिकतर रॉकेटों के लिए ये स्थिरांक रहता है, ये अचल रहता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है यहाँ देखने को ये है कि जो रॉकेट का अंतिम भार है MF और रॉकेट का प्रारंभिक भार, इनमें फ़र्क सिर्फ ईंधन का है, ईंधन का भार का है, ठीक है। और जो अधिकतर जो VE है, ऐसे पता होना चाहिए कि रसायन रॉकेट्स के लिए, जो केमिकल रॉकेट्स हैं, जो अधिकतर हम देखते हैं जब धरती से उड़ते हुए रॉकेट्स हैं, वो रसायन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और उनमें VE होता है करीब 2.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ये ज़रूर याद रखना कि रॉकेट का प्रारंभिक भार से अगर आप घाटोगे रॉकेट का अंतिम भार, तो आपको मिलेगा कि पूरा निकास हुआ ईंधन का भार, या फिर सिर्फ ईंधन का भार। अब यहाँ पे जो साफ नज़र आ रहा है कि जितना आप VE बढ़ाओगे उतना ही आपका गति परिवर्तन बढ़ेगा, उतना ही डेल्टा V बढ़ेगा, ये उतना ही अनुपात में बढ़ेगा। माने कि V को आपने दुगना किया तो आपका डेल्टा V दुगना होगा, तिगुना किया तो तिगुना होगा। और अगर आपको याद हो कि हमने अभी जो एक्सेल में उदाहरण लिया था, उसमें भी हमने यही देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अपना अनुपात कायम रखते हैं। अब दूसरा जो टर्म है इसमें, जो ln m0/mf, तो अब हम देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, जो ये जो हमारा भिन्न है, जो हमारा ये बाँट है m0/mf, ये किस प्रकार से बदलेगा और उससे डेल्टा V में किस प्रकार से बदल आएगा। अब ln E का ग्राफ इस प्रकार से दिखता है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हमारा जो क्षैतिज अक्ष है, उसमें हम डालेंगे m0/mf, और लंब अक्ष में हम देखेंगे ln ऑफ m0/mf। अब ये जो आकार दिख रहा है आपको, हमारे जो एक्सेल वाले उदाहरण में था, जहां हमने देखा था कि गति परिवर्तन डेल्टा V कैसे बदलता है अगर हम ईंधन बढ़ाने से, तो उसका बिल्कुल समांतर रूप है ये, और वो होना ही था। अब जैसे आप देखोगे कि जैसे m0/mf बढ़ता जा रहा है, तो वो जो हमारी लकीर है उसकी ढलान कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट के बाद m0/mf को हम जितना भी बढ़ाएं, भला ही हमारे ln m0/mf में कुछ फ़ायदा होगा, माने कि डेल्टा V में कुछ बढ़ोतरी होगी, पर ये उतना नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी कहा था कि थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो m0/mf का अनुपात है 10, माने कि आपका प्रारंभिक भार आपके अंतिम भार से 10 गुना ज़्यादा है, तो आपका ln m0/mf का मूल्य होगा 2.3। अगर हमने m0/mf को 10 से 40 किया, माने 400% बढ़ाया, तो हमारे ln m0/mf में कुल अंतर होगा सिर्फ 60% का, माने 2.3 से 3.7 तक पहुंचेगा। और उतना ही मतलब हमें 60% फ़ायदा होगा हमारे डेल्टा V में, भलाई हमने अपने m0/mf में 400% का मतलब बढ़ोतरी की हो। और यही कारण है कि प्रारंभिक भार बढ़ाने से, यानी कि ज़्यादा ईंधन डालने से, आपको डेल्टा V बढ़ाना आसान उतना नहीं होता और सामान को बढ़ाना आसान नहीं होता, क्योंकि जितना भी हम प्रारंभिक भार बढ़ाते हैं उतना ही हमारे वाहन का वजन हो जाता है और फिर उसको गति देना भी मुश्किल होता रहता है। अब हम रॉकेट सूत्र को प्रारंभिक भार के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो फिर हमारा समीकरण ऐसा दिखेगा कि m0 इज इक्वल टू mf इंटू e⁻ΔV/VE। तो सबसे पहले देखते हैं mf को, माने अंतिम भार को। तो समीकरण से स्पष्ट है कि जितना आपको अंतिम भार ले जाना हो उतना ही आपको प्रारंभिक भार बढ़ाना पड़ेगा उसी अनुपात में। मतलब कि अगर अंतिम भार को आपको आधा करना है तो आपका प्रारंभिक भार भी आधा हो जाएगा, अगर आपको अंतिम भार तिगुना करना है तो आपका प्रारंभिक भार भी तिगुना हो जाएगा।
तो ये तो हो गया सरल सी बात। पर अब देखें जो डेल्टा वी है, अब जैसे वी जो है हमको पता है इसका जो निकास गति है ये तकरीबन स्थिरांक रहता है, ये बदलता नहीं है। पर अगर हमें उसी अंतिम भार के लिए डेल्टा वी बढ़ाना हो तो अब हमारा प्रारंभिक भार बढ़ेगा कैसे, ई की घात से, और ई का वैल्यू है 2.72, मतलब ई की पावर से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं ई की घात का पहाड़ किस तरह चलता है। यहाँ पे हमने दशमलव नहीं दिए हैं, सिर्फ मोटे मोटे अंकों में बता रखा है, पर आप देख सकते हो कि कैसे ये बहुत तीव्रता से बढ़ता है। अब इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से। तो मान लीजिए कि आपका रॉकेट का काम है एक मिसाइल भेजना, और मिसाइल का अंतिम भार है 135 किलो। तो ये हमने कर दिया स्थित। रॉकेट की निकास गति जो है, ईंधन की निकास गति, प्रोपेलर की निकास गति है 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये भी हो गया है स्थित। तो अब आपका बचा सिर्फ डेल्टा वी है और आपका प्रारंभिक भार। अब जैसे कि मध्यम दूरी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मध्यम दूरी माने जो 5 से 10,000 किलोमीटर की, उसका गति परिवर्तन डेल्टा वी उसको चाहिए 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर हम इस समीकरण में डालेंगे तो हमारा प्रारंभिक भार हो जाएगा 1 टन का। तो 135 किलो का अंतिम भार है और प्रारंभिक भार 1000 किलो। अब अगर हमें निम्न पृथ्वी कक्षा, मतलब जो हम कहते हैं एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट है, ये जो है करीब धरती से ऊंचाई में 100 से 200 किलोमीटर के बीच में। तो अगर हमें निम्न पृथ्वी कक्षा में मिसाइल भेजना हो कि वो अब धरती का चक्कर लगाएगा, परिक्रमा करेगा, तो उसके लिए हमको डेल्टा वी चाहिए होता है करीब 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो दुगना डेल्टा वी चाहिए। पर अब आप देखिए प्रारंभिक भार हमें 7.5 टन चाहिए। तो डेल्टा वी गोया दुगना, पर प्रारंभिक भार 7.5 गुना बढ़ा है। और मान लो किसी तरह से हमको वही मिसाइल अब चांद पे छोड़ना है, मतलब उसका अवतरण करना है, सॉफ्ट लैंडिंग करना है चांद पे। तो अब आपको डेल्टा वी चाहिए होता है करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल से 3 गुना ज़्यादा डेल्टा वी चाहिए। पर अब देखिएगा कि उसका जो प्रारंभिक भार है समीकरण के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से, अब वो 55 टन न्यूनतम भार आपको चाहिए होगा प्रारंभिक। ये न्यूनतम है, ये बिल्कुल सिद्धांतिक है। असली दुनिया में इससे कई गुना ज़्यादा भार लगता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे डेल्टा वी के बढ़ने से प्रारंभिक भार, माने कि जो हमें ईंधन की आवश्यकता होती है शुरू में, वो कैसे कैसे बढ़ता है तीव्रता से, खासकर बाद में जाके। तो इस ग्राफ को देखिए, इसमें हमने कहा रखा है कि जैसे कि आपका अंतिम भार जो है, जो हमने समान लिख रखा है यहाँ 500 किलो का है। रॉकेट की निकास गति है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो अधिकतर रॉकेटों की आज की रासायनिक रॉकेट हैं वो उनकी इतनी होती है। और आप नीचे देख सकते हैं कि डेल्टा वी जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारे लंब अक्ष में आपको दिखेगा कि आपका कितना न्यूनतम प्रारंभिक वजन होने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, ये सिर्फ सैद्धांतिक रूप से, वैसे असली में इससे ज़्यादा भारी होते हैं। तो डेल्टा वी, जैसे हमने पहले बताया था कि कोई भी अंतरिक्ष यात्रा के लिए डेल्टा वी से ही पहचान होती है, न कि दूरी से। ठीक है, तो पहले आता है साउंडिंग रॉकेट। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट, ये साउंडिंग रॉकेट होते हैं जो इनको उपकक्षीय भी बोल सकते हैं, पर ये बेसिकली क्या होता है कि अंतरिक्ष जाके छू के आ जाते हैं, बस अगर इतना कर लें कि अंतरिक्ष तक पहुंच जाएं और फिर वापस गिर जाएं, इनको साउंडिंग रॉकेट कहते हैं। तो इनके लिए चाहिए होता है करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी। अच्छा, वैसे यहाँ बता दूँ, ये जो शब्द है ना साउंडिंग, ये अंग्रेजी शब्द आवाज़ या ध्वनि, उससे कोई संबंध नहीं है इसका। ये फ्रांसीसी शब्द है सॉन्ड, जिसका मतलब है जांचना। और दिलचस्प बात यह है कि सॉन्ड जो है पहले इस्तेमाल होता था जैसे कि नदियों में गहराई नापने के लिए। तो जैसे रस्सी पे पत्थर बांध के उसको छू के आ जाता था ज़मीन को, जैसे वो मतलब नदी के नीचे छू के आ जाए, फिर वो रस्सी को नापते थे, उनको पता रहता था कि इतनी गहराई है। अब गहराई से लेके अब इन्होंने उल्टा करके रॉकेटों के लिए इस्तेमाल किया, पर ये जो शब्द है ये बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ये क्यों उन्होंने ये चुना ये पता नहीं, पर साउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ आवाज़ निकलती है उससे, कुछ नहीं। ये फ्रांसीसी शब्द जांच से आता है। खैर, तो फिर साउंडिंग रॉकेट के बाद हम जाते हैं जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये इनके लिए डेल्टा वी की आवश्यकता होती है करीब 3 की। और ये होते हैं जो मतलब कि
2,500 से 4,000 किलोमीटर के रेंज में। फिर आता है आपका मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल जो 5,000 से 10,000 किलोमीटर वाले होते हैं ये, और इनके लिए होता है करीब 5 का डेल्टा वी, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आप देखोगे कि 500 किलो का अगर हमारा सामान था या अंतिम वजन जो था, अंतिम भार जो था, वो धीरे धीरे बढ़ा है, पर अभी उतना नहीं बढ़ा है। पर अब आप देखोगे कि जैसे हम ICBM तक पहुँचे हैं, ICBM वो होता है जो अंतर महादेशीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका मतलब है कि वो मिसाइल धरती पे कहीं से भी कहीं तक पहुंच जाएगी। अब उसके लिए डेल्टा वी होता है करीब 6.5 का, और अब 500 किलो का अगर वजन है तो न्यूनतम आपको 5 टन का तो चाहिए ही होगा प्रारंभिक भार, ठीक है, आपके रॉकेट का। और फिर हम आते हैं पृथ्वी कक्षा। जो पृथ्वी के कई प्रकार के कक्षा होते हैं, हमारा जो निम्न कक्षा होता है वो सबसे आसान वाला कक्षा जो होता है रॉकेट के लिए, वो होता है 100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो उसके लिए चाहिए होता है करीब 10 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी। और अब आप देखोगे कि जो भार है वो कई टन बढ़ता जाएगा। फिर अगर आपको धरती की जकड़ से बाहर जाना है, मतलब आपको एस्केप करना है ग्रेविटेशनल फील्ड, जो गुरुत्वीय क्षेत्र है धरती का, उससे आपको बाहर निकलना है कि आपका रॉकेट ऐसा हो कि एक बार निकल गया अब वापस नहीं आता। उसके लिए आपको चाहिए करीब 12 का डेल्टा वी, 12 साढ़े 12 का। और फिर देखिएगा अगर आपको एक उपग्रह लगाना हो जो भूमि स्तर है, जो ये वाले होते हैं जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं, जो मतलब कि जैसे जैसे धरती घूम रहा है तो उसी स्पीड से वो घूमते हैं कि हमेशा धरती के एक बिंदु के ऊपर ही रहते हैं हमेशा। उसके लिए आपको और भी चाहिए करीब 14 का डेल्टा वी, ठीक है। और अब आप सोचोगे यहाँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि धरती की जकड़ से बाहर निकलना, उसके लिए कम डेल्टा वी चाहिए और भूमि स्तर उपग्रह के लिए ज़्यादा डेल्टा वी चाहिए, जबकि भूमि स्तर उपग्रह अभी धरती की जकड़ से बाहर गया नहीं है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसके लिए थोड़ा ऑर्बिटल मैकेनिक्स, जो कक्षीय यांत्रिकी, उसके लिए थोड़ा सा गणित समझना चाहिए और कैसे होता है। तो इसी चीज़ को अगर हम इंग्लिश में, ये है आपके लिए ग्राफ जो आपको देखेगा, साउंडिंग रॉकेट, शॉर्ट रेंज, इंटरमीडिएट, ICBM, लो अर्थ ऑर्बिट, एग्जिट अर्थ इन्फ्लुएंस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अभी तक जब भी हमने समान की बात की तो हमने समान को समझ के रखा है कि जो अंतिम भार है, मतलब कि जो रॉकेट में ईंधन को छोड़ के बाकी जो भी है उसको हमने समान समझ के चले हैं अभी तक, और हमारे सारे उदाहरणों में ऐसे ही है। पर असलियत में समान ये नहीं होता। समान होता है पेलोड, जो बिल्कुल जो आपके काम का सामान है, मतलब कि बिल्कुल जो रॉकेट के ऊपर के चोंच में हम डालते हैं, जैसे कि कोई उपग्रह होगा या कोई प्रयोग होगा या फिर कोई मिसाइल भी हो सकता है, जो बम जो भी आपको डालना है, पर सिर्फ वो काम का सामान होता है, ठीक है। बाकी सब जो बोझ है ना, जो ढांचा है रॉकेट का, जो खाली टंकियाँ हैं, आपके जो पाइप वगैरह हैं, जो बिजली के तार हैं, और जो आपके रॉकेट इंजन हैं, ये सब असल में सामान नहीं होते। पर अभी उदाहरण के चक्कर में हमने इस प्रकार से लिया है। तो इसलिए जब हम जो बाकी सामान की बात करते हैं, या जिसको हम कहते हैं नॉन फ्यूल मास, मतलब जो बिना ईंधन वाला जो भार है रॉकेट का, उसको हम फिर बांटते हैं कि कौन सा सामान है, मतलब जो फ़ायदेमंद है, और कौन सा बोझ हमारा फालतू है, माने जो व्यर्थ भार है हमारे रॉकेट का। तो इस चक्कर में अब हम एक उदाहरण लेते हैं जो वास्तविक उदाहरण है। इसके लिए हम लेते हैं GSLV Mark II। अब इसको देखिएगा कि ये निम्न पृथ्वी कक्षा में जो सामान है वो ले जा सकता है 5 टन। अब जब यहाँ सामान की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि जो प्रयोग है या जो भी काम की चीज़ है जो उसको भेजना है अंतरिक्ष में, निम्न पृथ्वी कक्षा में धरती की परिक्रमा लगाने के लिए, ठीक है। और जैसे हमने देखा है कि उस कक्षा तक पहुंचने के लिए हमें गति परिवर्तन यानी डेल्टा वी चाहिए होता है करीब 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इस रॉकेट का जो हमारा निकास गति है ईंधन का VE, वो होता है तकरीबन 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसके हिसाब से पहले हम गणना करते हैं कि हमारे रॉकेट का न्यूनतम बोझ क्या होना चाहिए जब वो धरती पे है। तो जैसे हम लगाएंगे अपना रॉकेट सूत्र, और हम MF की जगह जो अंतिम भार है वहाँ डाल सकते हैं 5000 किलो, डेल्टा V है हमारा 10 और हमारा VE है 3। तो जब हम इसका गणन करते हैं तो हमको मिलता है कि करीब 140 टन का प्रारंभिक भार होना चाहिए रॉकेट का। पर असलियत में क्या है?
असलियत में इस रॉकेट का भार है 415 टन, यानी कि रॉकेट सूत्र के हिसाब से 350 टन ज़्यादा भारी, या फिर करीब 3 गुना ज़्यादा भारी, जो रॉकेट सूत्र के हिसाब से होना चाहिए था इस रॉकेट का प्रारंभिक भार। तो ये क्यों है? तो अब हम GSLV Mark II का भार को जो धरती पे है उसको थोड़ा सा और जांच करते हैं। तो हमें पता चलता है कि कुल ईंधन का भार है 366.5 टन। बिना ईंधन का भार जो है इस रॉकेट का, मतलब कि जो ढांचे का भार है और जो सामान का भार है, वो आता है 48.5 टन। उस 48.5 टन में से सिर्फ सामान का भार होता है 5 टन, और पूरा जो व्यर्थ भार है, जो बोझ ये उठा रहा है, जिसका असल में इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो है 43.5 टन। तो अब ये देखिए कि कितना व्यर्थ भार जो इसको उठाना पड़ रहा है, उसके लिए और कितना ईंधन की आवश्यकता है। और यही कारण है कि जो 140 टन का होना चाहिए था वो जाके 415 टन का प्रारंभिक भार हो जाता है इस रॉकेट का। इसीलिए जो रॉकेट सूत्र है, जब हम उसको लगाते हैं प्रारंभिक भार का गणन करने के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक दिशा दिलाता है, कि आपको आइडिया दिलाता है, पर जो वास्तविकता में आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारा व्यर्थ भार हमें उठाना पड़ता है। बिना इंजन का रॉकेट चलेगा नहीं, बिना ढांचे का रॉकेट चलेगा नहीं। और ये सब जो बोझ है ना, ये फालतू बोझ, इसको उठाना पड़ता है, और उस फालतू बोझ के लिए हमें और भी और ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे अब आपको ये भी पता चलेगा कि सामान भेजना अंतरिक्ष में क्यों इतना मुश्किल पड़ता है। जो भारत ने सबसे पहले उपग्रह जो अंतरिक्ष में निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजा था, रोहिणी, उसका कुल वजन था 35 किलो का। और जो सोवियत संघ ने सबसे पहले भेजा था, उसका वजन था 84 किलो का। जो स्पुतनिक था वो दुनिया का सबसे पहला था, बल्कि 83.6 kg का था। और जो USA ने सबसे पहले भेजा था, उसका कुल वजन था सिर्फ 1.5 किलो का। तो प्रश्न ये है कि कोई उपाय है क्या जिससे हम ज़्यादा सामान अंतरिक्ष तक पहुंचा सकें? और एक उपाय है, और GSLV Mark II में इसका उपयोग हो चुका है। अगर हम GSLV Mark II के वजनों की संख्या दोबारा से देखें, और हम ये देखें कि बिना ईंधन का भार था 48.5 टन, और अगर यही अंतिम भार होता, तो फिर GSLV Mark II का प्रारंभिक भार होता कम से कम 1355 टन, पर वास्तविक में तो ये सिर्फ 415 टन है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसको इतना हल्का कैसे बना दिया अब? तो वो इसलिए है क्योंकि इसमें होता है चरणों का उपयोग। जैसे जैसे हमारा रॉकेट चलता है, जैसे जैसे टंकियाँ खाली होती हैं, तो हम उन टंकियों को और उन रॉकेटों को फेंक देते हैं, इंजन समेत, ढांचे समेत। तो रॉकेट का जो फालतू बोझ है हम रास्ते में फेंकते रहते हैं, रॉकेट हल्का होता रहता है, और इस प्रकार से हम सामान ज़्यादा पहुंचा सकते हैं अंतरिक्ष में। तो चरण प्रणाली को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक घोड़ा एक खाली टांगे को 100 किलोमीटर दूर ले जा सकता है। उसके बाद घोड़ा थक जाता है और वो टांगे को और आगे नहीं खींच सकता, तो उसको अब आराम करने की आवश्यकता है। अब अगर उस टांगे पे हमने एक और घोड़ा खड़ा कर दिया, तो फिर एक घोड़ा एक और घोड़े को लाद के 50 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। उसके बाद वो भी थक जाएगा। और अगर हमने टांगे पे 2 घोड़े लाद दिए, तो फिर एक घोड़ा 2 घोड़ों को खींच सकता है सिर्फ 20 किलोमीटर दूर तक। तो फिर प्रश्न ये है कि अगर आपके पास 3 घोड़े हैं और टांगा है, तो 3 घोड़े टांगे को कितना दूर ले जा सकते हैं? तो इसका जवाब जो है काफ़ी आसान होना चाहिए, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे कि एक घोड़ा 2 घोड़ों को टांगे पे ले जाएगा, कितना? 20 किलोमीटर दूर। उसके पश्चात वो घोड़ा थक जाएगा, फिर टांगे से एक घोड़ा उतरेगा, वो दूसरे घोड़े को खींचेगा 50 किलोमीटर दूर, और फिर आखिर में जो एक घोड़ा बचा है वो 100 किलोमीटर टांगे को ले जाएगा। तो कुल हमारा हो जाएगा 170 किलोमीटर की दूरी हम तय कर लेंगे 3 घोड़ों के साथ। तो रॉकेट के चरण हैं वो भी कुछ इस प्रकार से ही बनते हैं। जब हम PSLV या GSLV को देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये एक रॉकेट है, ये असल में एक रॉकेट नहीं होता। ये कई रॉकेटों की संयुक्तता से बनता है, उनके जोड़ से बनता है, अलग अलग रॉकेटों से, अलग अलग घोड़ों से। इसी उदाहरण को ले लेते हैं, और हमने ये नहीं पूछा कि 2 घोड़े अगर एक घोड़े को लाद के ले जाएं तो फिर वो कितना दूर जा सकते हैं।
क्योंकि हमारा जवाब उसके हिसाब से बदल सकता है। तो मान लो 2 घोड़े एक घोड़े को लाद के 80 किलोमीटर दूर ले जा सकते हैं, तो फिर हमारा उत्तर अलग हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि पहले में 2 घोड़े एक घोड़े को खींचेंगे 80 किलोमीटर और फिर एक घोड़ा अकेले ले जाएगा टांगे को 100 किलोमीटर। तो अब हम थोड़ा ज़्यादा दूर जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी रॉकेट का बनावट होता है। जो अलग अलग घोड़े हैं वो अलग अलग चरण के काम करते हैं। जब घोड़े थक जाते हैं तो हम उनको साइड कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो वाहन होता है वो असल में अलग अलग रॉकेटों से बनता है, और जैसे जैसे रॉकेटों का ईंधन खत्म हो जाता है, उनकी ताकत खत्म हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है, तो उनको हम छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं पृथक्करण, कि हम रॉकेटों का पृथक्करण कर देते हैं या फिर सेपरेशन। तो चरण होते हैं जो नीचे के, वो उसको पहला चरण बोलते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो दूसरा, तीसरा और चौथा चरण बनता रहता है। और किस प्रकार से हम रॉकेटों का बनावट रखते हैं इस वाहन को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं रॉकेट का संरूपण या फिर रॉकेट कॉन्फ़िगरेशन। अब जिस प्रकार से सारे घोड़े बराबर नहीं होते, कोई छोटी दौड़ के लिए होते हैं, कोई लंबी दौड़ के घोड़े होते हैं, कोई तगड़े होते हैं और कोई हल्के होते हैं, इसी प्रकार से सारे रॉकेट भी बराबर नहीं होते। तो कितने रॉकेट और किस क्षमता के रॉकेट कौन से चरण में लगाने हैं, ये रॉकेट इंजीनियर का काम होता है, ये निर्णय लेना। तो जब एक नया रॉकेट वाहन की आलोचना होती है तो आम आदमी सिर्फ रॉकेट वाहन को देखता है, सोचता है कि एक नया रॉकेट आ गया। पर जो रॉकेट इंजीनियर होता है उसकी दृष्टि जाती है कि इसमें कौन कौन से घोड़े लगे हैं, कौन कौन से रॉकेट लगे हैं, किस चरण में कितने, और एक एक रॉकेट की क्षमता क्या क्या है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि चरण बढ़ाने से हमें हमेशा फ़ायदा होगा। अब जैसे यही घोड़ों का उदाहरण दोबारा देखते हैं। एक घोड़ा है वो चलाता है टांगे को 100 किलोमीटर, और जब 2 घोड़े हो जाते हैं तो टांगा चलता है 150 किलोमीटर। अब आप देखोगे कि एक घोड़ा औसत देता था जब अकेला था तो 100 किलोमीटर का, 2 घोड़े हैं तो प्रत्येक घोड़ा औसत देता है 75 किलोमीटर का, जब 3 घोड़े हैं तो हमारा टांगा चला 180 किलोमीटर, पर प्रत्येक घोड़े की औसत अब और भी गिर गई है, 75 से 60 किलोमीटर है। और ये भी देखो कि जब हम 1 से 2 घोड़े गए थे तो हमें 50 किलोमीटर का फ़ायदा हुआ था, पर जब हम 2 से 3 घोड़े गए तो हमें सिर्फ 30 किलोमीटर का फ़ायदा हुआ। तो हम इसको क्या कहते हैं, यह है घटते प्रतिफल का नियम, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो चरणों के साथ ये अवश्य होता है, जितने आप चरण बढ़ाते जाओगे हर एक अधिक चरण का जितना फ़ायदा है वो घटता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने अगर 4 घोड़ों के साथ किया होता यही खेल, तो आप देख सकते हो कि हमारे 4 घोड़े टांगे को ले जा पाते 200 किलोमीटर। तो अब 180 से 200 तो सिर्फ 20 किलोमीटर का फ़ायदा, जो और भी कम हो गया, और प्रत्येक घोड़े की जो औसत है वो अब 50 किलोमीटर की हो गई है। पर चरण जोड़ने से रॉकेट में सिर्फ घटते प्रतिफल का ही समस्या नहीं है। असल में सारे यंत्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्राचल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो यंत्र कितना भरोसेमंद है, और उसको हम कहते हैं विश्वसनीयता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिलायबिलिटी, जिसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आप उस यंत्र पे कितना भरोसा कर सकते हो कि वो चलेगा, ये नहीं कि कहीं ख़राब हो जाए या कुछ उसमें टूट टाट जाए। अब अफसोस ये है कि जो चरण प्रणाली है रॉकेटों में, वो रॉकेट की विश्वसनीयता में एक बहुत कमज़ोर कड़ी है। तो अधिक चरण रॉकेट की विश्वसनीयता को कमज़ोर करते हैं, और ये होता इसलिए है क्योंकि चरण प्रणाली में तकनीकी उलझनें काफ़ी हैं। अब जैसे कि एक होता है अंतर चरण प्रणाली, कि नीचे वाला चरण का जब ईंधन ख़त्म हो जाए उसका इंजन कब बंद करना है, उसको कब छोड़ना है, उसके ऊपर वाले चरण की फायरिंग कब शुरू करनी है। तो वो टाइमिंग बैठाना, वो संतुलन बैठाना उतना आसान नहीं होता, और असल में इस समय पे हमेशा एक प्रकार का गति अवरोधक होगा रॉकेट की यात्रा में। फिर हम देखते हैं कि जितने चरण आप जोड़ोगे उतने ही आपके प्रपेलक इंजन प्रणाली बढ़ेंगे। जितने आपके इंजन और प्रपेलक की जोड़ियाँ बढ़ेंगी उतना ही आपको उनके बीच में तालमेल बैठाना है, टाइमिंग बैठाना है, संचार बैठाना है, और तकनीकी रूप से ये भी एक समस्या है। फिर जितने हम चरण जोड़ेंगे उतना ही हमारा अनुपयोगी भार बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं व्यर्थ भार।
जैसे कि एक एक इंजन ही देख लीजिए, वो कब 2 से 5 टन का तो एक एक इंजन होता है। अब उसके साथ उनकी टंकियाँ, वो ढांचा, अब आपने इतना अनुपयोगी भार बढ़ा दिया तो फिर साथ साथ आपको और ईंधन की आवश्यकता है, रॉकेट का वजन बढ़ेगा, तो रॉकेट को बनाना भी उतना ही मुश्किल है। और आखिर में आता है चरण पृथक्करण प्रणाली, जिसको हम कहते हैं स्टेज सेपरेशन। ये भी तकनीकी रूप से बहुत कठिन है। अब नीचे वाले चरण को छोड़ने के लिए आपको विस्फोट लगाने पड़ते हैं। अब वो सारे विस्फोट जो हैं एक ही समय पे चलने चाहिए। पहले कई बार हो चुका है ये कि एक विस्फोट चला और दूसरा थोड़ी देर बाद चला, तो एक साइड का रॉकेट तो अलग हो गया और दूसरे साइड का रॉकेट लटका रह गया, तो फिर आपका पूरा वाहन टेढ़ा हो जाता है। और फिर क्या है कि एक तो अलग होना एक चीज़ है, पर फिर उनको दूर भी फेंकना होता है, क्योंकि कभी कभी जो नीचे वाले चरण के रॉकेट हैं वो वहीं आसपास डगमगा रहे होते हैं, और जब ऊपर का फायरिंग शुरू हो जाता है तो उन्हीं को वो जलाने लग जाता है, और फिर वो एक और विस्फोट हो जाता है रॉकेट में। तो ये सारे प्रॉब्लमें हैं। यही कारण है कि जब भी आप इसरो के कोई लाइव लॉन्च देखोगे तो पृथ्वीकरण की सफलता पे ज़ोर ज़ोर से तालियां बजती हैं। और असल में ये जो तकनीक पे जो मास्टरी की थी ये पृथ्वीकरण का, ये सबसे पहले सोवियत संघ ने ही की थी, और ये भी सर्गेई कोरोलियोव के निर्देशन में। तो आज भी जो उनका तकनीक है उसको वो सोयूज़ में भी काम आता है, उसको कहते हैं कोरोलियोव क्रॉस। क्रॉस माने जो प्लस साइन बनता है, जैसे आप देखोगे ये जो बूस्टर रॉकेट हैं, जो साइड वाले सहायक रॉकेट हैं, जब इनको हम छोड़ते हैं तो एक प्लस साइन दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं कोरोलियोव क्रॉस। रॉकेटों के इतिहास में इस पृथ्वीकरण प्रणाली कोरोलियोव क्रॉस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और एक बहुत सुंदर दृश्य भी। तो हमने देखा ये कि चरण जोड़ने से फ़ायदा तो ज़रूर होता है, पर उसके साथ झंझट भी काफ़ी होते हैं। और इसीलिए रॉकेट की दुनिया में एक नियम चलता है कि जितने कम चरणों से काम चल जाए उतने ही रखो। अगर आपने किसी मिशन के लिए एक रॉकेट बनाया जिसमें मान लीजिए 4 चरण हैं, और किसी और ने उसी मिशन के लिए रॉकेट बनाया जिसमें सिर्फ 2 चरण हैं, तो इससे आपकी कमज़ोरी दिखती है, आपकी कमी दिखती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था 24 मई 2000 में। हुआ क्या कि जब सोवियत संघ समाप्त हो गया तो 1990 के बाद कई लोग अमेरिका से, चीन से, इंडिया से भी वो पहुंच गए रूस, कि वो किसी प्रकार से सोवियत संघ की जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है और पुराने रॉकेट हैं उन पे उनका हाथ लग जाए। तो इसी दौरान अमेरिका ने नासा के द्वारा कई रॉकेट खरीद लिए, कई रॉकेट इंजन खरीद लिए, और फिर उन्होंने अपने जो एक एटलस 2 का रॉकेट था उसको सुधार लाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए एटलस 3 में 24 मई 2000 में उन्होंने जो उनका शून्य चरण कहते हैं, एक चरण 0 है जिसमें उनको बूस्टर रॉकेट लगते हैं, और फिर उनका जो पहला चरण है, तो जो उनका शून्य चरण है उसमें लगते थे उनके 4 कैस्टर बूस्टर्स, और फिर 2 इंजन लगते थे RS-56, और फिर पहले चरण में लगता था RS-56 का एक और इंजन। ये सारे के सारे 7 इंजन हटा के उन्होंने इसको रिप्लेस किया सिर्फ एक ही RD-180 रॉकेट इंजन के साथ। और उस एक बदलाव के बाद भी एटलस 3 एटलस 2 से ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेट था। तो ये नासा के लिए काफ़ी बेइज्जती की बात हो गई। बात ऐसी है कुछ जैसे कि दूसरे पाल रहे घोड़े, पर आपके पास हैं सिर्फ खच्चर। अच्छा, तो इस पार्ट में हमने देखा डेल्टा वी और थोड़ा सा रॉकेट चरणों पे भी चर्चा की। आगे बढ़ने के लिए डेल्टा वी का फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक बुनियादी फंडा है। अगर डेल्टा वी क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। समझ में यह आना चाहिए कि कोई भी अंतरिक्ष यात्रा को हम पहली बात डेल्टा वी या गति परिवर्तन में क्यों नापते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई भी वाहन वो डेल्टा वी ना दे पाए तो वो उस मिशन का असफल होना तो निश्चित है। ये वही वाली बात हो गई जैसे कि आपको कहीं 1000 किलोमीटर जाना है पर आपकी गाड़ी सिर्फ 800 किलोमीटर जा सकती है, तो कुछ भी करो आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। पर डेल्टा वी भी सब कुछ नहीं होता। अब जैसे कि अगर आप अंतरिक्ष में हो और आप एक तरफ फूंक भी मारोगे तो थोड़ा सा असर तो आप पे पड़ेगा, थोड़ा तो आपका गति परिवर्तन होना ही होना है, क्योंकि आप पे और कोई जोर नहीं है, आप बस तैर रहे हो अंतरिक्ष में। इसी प्रकार से कई अंतरिक्ष यान बनते भी हैं। इन रॉकेट्स को कहते हैं आयोनिक थ्रस्टर्स। छोटे छोटे रॉकेट होते हैं
और इनका प्रोपेलक जो है, इनका ईंधन होता है गैस के रूप में, और उन गैस के अणुओं को उत्तेजित करके उनसे निकलते हैं आयंस, और फिर आयंस को त्वरण देते हैं, तेजी से बाहर फेंकते हैं, ये विद्युत और चुंबकों के द्वारा। तो ये रॉकेट जो है ना, जोर तो लगा नहीं पाते ज्यादा, क्योंकि मात्रा बहुत कम होती है कि कितने आयंस निकल रहे हैं, पर धीरे धीरे इनकी गति बढ़ती है। जैसे हमने बोला था, डेल्टा वी एक संचय अंक है, तो जुड़ जुड़ के कई साल तक चलते रहते हैं, और फिर काफी डेल्टा वी दे भी देते हैं। 5 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी दे देते हैं कई महीने बाद, कई साल बाद। पर अगर आप धरती पे हो और आप नीचे की तरफ फूंक मारोगे, तो आप अपनी पूरी जिंदगी फूंक मार लो, पर आप उठोगे बिल्कुल भी नहीं, 1 सेंटीमीटर भी नहीं उठ पाओगे। इसलिए जो धरती से उठने वाले रॉकेट हैं, जो बोझ उठा के आपको अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी के रॉकेट हैं, जिनको हम कहते हैं प्रक्षेपण वाहन। प्रक्षेपण वाहन या फिर प्रमोचन यान, या फिर जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्च व्हीकल्स। डेल्टा वी देने के साथ साथ इनका एक आवश्यक काम होता है कि गुरुत्वाकर्षण के विरोध बोझ उठाना और उसको अंतरिक्ष तक पहुंचाना, और इसके लिए वाहन को होना पड़ता है बलवान। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे रॉकेट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्राचल, रॉकेट बल। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।